प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी 7 कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के हिंदी विषय के पाठ कलम या की तलवार कविता के बारे में जानेंगे। नमस्कार छात्रों, डिजी 7 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार आज आपके लिए हिंदी विषय के साथ आया हूँ। आज आप कक्षा 7 में पाठ 7 जो कि कलम या की तलवार शीर्षक है, इस कविता को आप जानेंगे। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। छात्रों, आप कलम जानते होंगे। ये कलम पाठ से संबंधित और एक और चीज़ है, वह है तलवार। देखिए यहाँ तलवार, इन दोनों से संबंधित बातें इस पाठ में आप जानेंगे। कवि इन दोनों वस्तुओं को सामने रखकर इनमें से कौन अधिक उपयोगी है, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं। कलम या की तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार। क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। छात्रों, कविता पाठ के बाद आइए अब हम लोग कविता का अर्थ जानते हैं। आइए पंक्तियाँ देखते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। यहाँ कवि ने प्रश्न किया है सामान्य जन से कि तुम्हें कलम अथवा तलवार, इन दोनों में से क्या चाहिए, दोनों में से किसे तुम चुनोगे। कलम चुनने का अर्थ है मन और विचार से प्रबल होना। विचार की शक्ति, वैचारिक शक्ति कलम का प्रतीक है यहाँ पर, और तलवार तन की शक्ति, साहस का परिचय देता है। तो इन दोनों में से, कलम अथवा तलवार में से क्या चाहिए तुम्हें। मन में ऊंचे भाव, कलम से मन में ऊंचे भाव जगते हैं और
तलवार से कि तन में शक्ति विजय अपार। अपार कहते हैं जिसका पार न हो, असीमित अपरिमित मात्रा में, वह अपार शक्ति का प्रतीक तलवार है। तो कवि कहता है कि कलम लेकर आप मन में ऊंचे भाव पाना चाहते हैं अथवा तन की शक्ति, शारीरिक शक्ति, तन का अर्थ शरीर, शारीरिक शक्ति जिससे कि आप तलवार लेकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किन्हीं एक को चुनने की सलाह कवि दे रहा है। कवि का आगे कहना है, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। अंध कक्ष का अर्थ है छात्रों वह बंद कमरा जिसमें बैठकर रची जा सकती है बहुत सारी रचनाएं, अच्छे अच्छे गान, मीठे गान, जिससे कि हमारा मन प्रभावित होता है, हम में विकास का संचार होता है। या तलवार पकड़कर जीतोगे बाहर का मैदान। या तो आप अंधेरे कमरे में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर अच्छे गान की रचना करें या तलवार पकड़कर बाहर का मैदान जीतें। तलवार पकड़कर बाहर का मैदान जीतने का अर्थ है कि अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर आप दूसरों पर विजय प्राप्त करें। मैदान आप जानते होंगे, युद्ध का मैदान। ऐसे युद्ध के मैदान को आप कलम से नहीं बल्कि तलवार के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा जीत सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहना चाहा कि इन दोनों में से एक का चुनाव, कलम अथवा तलवार में से किन्हीं एक का आप चुनाव कर लें। कलम यदि आप चुनेंगे तो ऊंचे भाव जगेंगे और अगर तलवार चुनेंगे तो आपको शक्ति जो कि अपरिमित होगी उसके द्वारा आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। आगे की पंक्तियां देखते हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। कवि का कहना है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है। अभी तक आप अवश्य जान गए होंगे कि कलम विचारों को बनाती है। किसी भी देश के लिए वह बुद्धि का प्रतीक है और ऐसी बुद्धि का प्रतीक कलम भाव को जगाने वाली होती है। आप जानते होंगे छात्रों कि भारत कभी गुलाम रहा था और उस समय में हमारे कवियों ने, जिनमें कई कवियों के नाम भी आप जानते होंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि कई कवि जिन्होंने छायावादी रचना के द्वारा देश के लिए ऐसी रचनाएं की जिनसे लोग देशभक्ति की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। उनकी छायावादी कविताओं ने भी देश में क्रांति लाने का काम किया और ऐसी ही कलम भाव को जगाकर देश की बड़ी शक्ति बनती है। कलम के बारे में और आगे कवि कहता है कि दिल की नहीं, दिल में तो अवश्य वह भाव जगाती ही है, कलम दिमागों में भी आग लगाने वाले भाव उत्पन्न कर सकती है। दिमागों में आग लगाने वाली का अर्थ हमें इस तरह से प्रेरित कर दे कि वह हम किसी भी काम के लिए उतारू हो जाएं, देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को आगे आ जाएं। तो ऐसी स्थिति लाने वाली कलम होती है। आगे की पंक्तियाँ, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। ये जलते अंगारे, अंगारे कहते हैं चिंगारी को, चिंगारी जो आग से निकलते हैं, चिंगारी वो। तो कलम विचारों के अंगारे को पैदा करती है।
ये विचार जब आगे चलते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो वे क्रांति तक को जन्म देते हैं। ऐसी क्रांति लाने वाली यह कलम होती है विचार के द्वारा। और प्रज्वलित प्राण देश, प्रज्वलित मतलब जलता हुआ, उबलता हुआ प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कवि कहना चाहता है कि जिस देश के नागरिक अगर प्रज्वलित हो, विचारों के द्वारा प्रज्वलित हो, क्रांति करने तक को उद्धत हो, अगर ऐसा कोई देश है तो उस देश को कभी कोई मार नहीं सकता, गुलाम नहीं बना सकता। ऐसे विचार कलम के द्वारा आ सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि कलम ही वह बड़ी शक्ति है जो कि लोगों के मन में ऐसे भाव भर सकती है जिससे कि वह देश ऐसे विचार के प्रति उद्धत हो जाए जिससे कि कोई दुश्मन उसे कभी हरा न सके, कभी मिटा न सके। आगे की पंक्तियां देखते हैं। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। यहाँ पर कवि ने तलवार को सामने लाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार। छात्रों, आप जानते होंगे कि भारत में जिस समय हम गुलाम थे उस समय ऐसे विचारक हमारे पास रहे, जैसे महात्मा गांधी, तिलक आदि। वे सभी भारतीयों को विचार से युक्त करते थे। महात्मा गांधी ने, आप सभी जानते होंगे कि अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया था। वे अपनी लेखनी भी चलाते थे और कई अखबारों में उनके लेख छपा करते थे। वे जो लेख होते थे मन में विचार को ज्वलित करते थे, अर्थात विचार को सामने लाते थे, विचार भरते थे भारतीयों के मन में, ताकि स्वतंत्रता के प्रति वे जागरूक हो सकें। गुलामी से बाहर आने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब ज्वलित विचार से युक्त आंदोलन थे। उन्होंने भारतीयों को अहिंसा के द्वारा, सत्य और अहिंसा के द्वारा इस स्थान पर लाने का प्रयत्न किया जिससे कि अंग्रेज़ों को भारत से दूर भगाया जा सके। तो ये लहू, रक्त या खून वही है जिससे कि अंग्रेज़ों को दूर भगाया जा सकता था अपने विचारों के माध्यम से। तो ये काम हमारे नेतागण, हमारे कविगण कर रहे थे। लेकिन कवि ने आगे कहा कि हिंस्र जीव, हिंस्र मतलब हिंसक, जो कि हम लोगों पर आक्रमण कर देते हैं, ऐसे जीव से बचने के लिए हमें तलवार चाहिए। यहाँ पर कवि ने तलवार को लाया है और कहता है वो कि जब हम लोगों के पास शक्ति होगी तभी हम ऐसे हिंसक जीवों से अपना बचाव कर सकते हैं। आप सोचिए कि हिंसक जीव उस समय कौन थे? उस समय अंग्रेज थे, वे हिंसक जीव जिनसे कि हमें बाहर आना था, उन्हें तलवार के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से दूर भगाना था। तो कलम और तलवार दोनों की आवश्यकता यहाँ पर कवि ने महसूस किया है। आगे कहता है कवि कि एक भेद और वहाँ निर्भय होते नर नारी। एक भेद और है वहाँ पर, जहाँ पर कि कलम है, उस जगह पर कलम उगलती आग
कलम तो आग उगलती है जहाँ पर अक्षर बनते चिनगारी। यही अक्षर वे लेख के माध्यम से हमारे सामने लाते थे, हमारे नेतागण, हमारे कविगण, हमारे लेखकगण। वे अपने लेख के माध्यम से, ये आग हमारे विचार के आग हैं जिनसे कि हम स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हो रहे थे। ऐसे ही विचारों से हमें स्वतंत्रता मिली। और अगर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह लिखा है कि हमें तलवार की भी आवश्यकता है, तो एक हद तक तलवार भी चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि तलवार का अभी तक बहुत कम उपयोग कवि ने किया है अपनी कविता में। कहने का अर्थ ये है कि तलवार पर वह कलम की विजय दिखलाना चाहता है। छात्रों, आगे कवि कहता है, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। कवि के अनुसार वहाँ जहाँ पर कि मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, शोले कहते हैं आग की ज्वाला। यहाँ आग की ज्वाला का अर्थ विचार की ज्वाला, विचार की प्रधानता है। कवि ऐसे देश के बारे में कहता है कि जहाँ पर मनुष्यों के भीतर हर समय विचारों की ज्वालाएं निकलती रहती हैं, विचारों की क्रांतियाँ होती रहती हैं, ऐसे देश में बादल में बिजली होती, बादल में बिजली कड़कते हुए आपने अवश्य ही देखा होगा, सुना होगा, आवाज़ भी। तो ऐसे बादल में जिस प्रकार से बिजली होती है, उसी प्रकार उस देश में विचारों की बिजली निरंतर निकलती रहती है और दिमाग में गोले, ये विचारों के गोले, विचारों की ज्वालाएं निरंतर निकलती रहती हैं, जिससे कि वहाँ के लोग विचारों में कहीं आगे हो जाते हैं। तो भारत वैसा ही देश है जहाँ पर कि ऐसे विचारों की ज्वालाएं निरंतर हमें देखने को मिलती है। भारत के लोग आरंभ से ही, सभ्यता के आरंभ से ही विचारवान रहे हैं। ऐसे देश में विचारों की बिजली निरंतर निकलती है। जहाँ पालते लोग लहू में, ऐसे देश जहाँ पर कि लोग अपने लहू, लहू का अर्थ खून, खून रक्त, जहाँ पालते लोग लहू में, अपनी खून में हलाहल की धार, ये हलाहल देखिए यहाँ पर, हलाहल का अर्थ विष, जहर। तो जहाँ के लोगों के लहू में विष की धार हो, ये कहने का अर्थ, ये विष कहने से तात्पर्य ये है कि ऐसे लोगों के विचार जहाँ खौलते हुए खून से निकलते हैं, अर्थात जो किसी से भी ना डरे, निरंतर आंदोलन की राह पर चल पड़े, ऐसे उबलते हुए लोग, ये उबलते हुए लोग ही हलाहल की धार है। ऐसे लोग तो जहाँ पर भी हों, क्या चिंता, उन्हें कोई चिंता नहीं हो सकती, वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। अंतिम पंक्तियाँ देखिए, कितनी अच्छी पंक्तियाँ कवि ने यहाँ पर लिखा है कि क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। आप बताइए कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उसका सारा श्रेय हमारी अहिंसा को ही जाता है, हमारे कवियों को, हमारे लेख को जाता है। तो अगर जिस देश में इस प्रकार के विचार प्रधान लोग हों, हलाहल की धार वाले लोग हों, वहाँ अगर हाथ में तलवार नहीं है, अगर हमारे पास
वह शक्ति नहीं है, तन की शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तब भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो यूं ही जो लक्ष्य हो उसे प्राप्त कर सकेंगे, ये कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों में। तो अंत में आकर कवि ने जो कहा वह यही है कि हमारे पास विचार के शोले हैं, विचार की क्रांतियां हैं। अगर हमारे हाथ में तलवार नहीं भी हो तब भी हम अपने मन मस्तिष्क के बल पर, अपने कलम के जोर पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों, तो हमने इस कविता में जाना कि कलम और तलवार दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जिस देश में कलम की शक्ति मजबूत होती है वहाँ अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तलवार यहाँ पर तन की शक्ति का प्रतीक है। कवि ने अंत में आकर हमें कहा है कि हमें अपने जीवन में कलम को प्रधानता देनी चाहिए। विचारों की प्रधानता ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे भी किसी ने कहा है छात्रों, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, अर्थात बुद्धि जहाँ होती है वहाँ बल आ ही जाती है। अर्थात हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, हमें बल स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। आइए छात्रों, अब इस कविता के अर्थ के बाद हम लोग कवि का परिचय जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। इन्होंने बीए ऑनर्स की परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी आरंभ की। बाद में मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रहे। दिनकर जी आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जनमानस में नवीन चेतना उत्पन्न करना उनकी कविता का मुख्य लक्ष्य रहा। राष्ट्र प्रेम उनकी कविता का मूल स्वर है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। इसके अलावे गद्य साहित्य में संस्कृति के 4 अध्याय तथा अर्धनारीश्वर उल्लेखनीय है। उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में उन्होंने हिंदी साहित्य को गरिमा प्रदान की। छात्रों, तो ये था आज का पाठ। इस पाठ में और भी कई प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और अपने अध्यापक को दिखलाएंगे। उन प्रश्नों में अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न भी हैं और भाषा व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी हैं। उन्हें यदि आप बना लेंगे तो इस पाठ को अच्छी तरह समझ पाएंगे और पाठ के आधार पर अपने जीवन में भी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज इतना ही छात्रों, अगली कक्षा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।